क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है प्लस का 0.0052 पर डिग्री सेल्सियस और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है माइनस का 0.0003 पर डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये वाला हमारा क्या है, कार्बन का तंतु है जिसको हम C से प्रदर्शित कर देते हैं, और ये वाला जो हमने सीरीज में इसके साथ जोड़ा है ये हमारा लोहे का तंतु है जिसको हम Fe लिख देते हैं। अब दो चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे हमारा एक है टेम्परेचर यानी ताप जिसको हम T लिख लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, रेजिस्टेंस यानी जिसको हम R लिख लेते हैं। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो माइनस में दिया है। अब किसी भी चीज़ का प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस में दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अगर हम कार्बन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव है। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या दिया है, धनात्मक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अब इसके इनिशियल टेम्परेचर दिए गए हैं। जैसे हमको कार्बन का इनिशियल टेम्परेचर दिया है यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन का प्रतिरोध दिया गया है कितना, कार्बन का प्रतिरोध हमें दिया है 104 ओम, और 0 डिग्री सेल्सियस पर Fe का प्रतिरोध क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, कि यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए जिससे कि अगर हम इस संयुक्त तंतु का ताप बढ़ाएं तो इसका प्रतिरोध परिवर्तित ना हो। तो आपको समझाने के लिए जैसे मान लीजिए कि Fe का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हमें पता है दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 120 ओम। अब हम मान लेते हैं कि इस संयुक्त तंतु का टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हमें पता है अगर हम कार्बन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसके रेजिस्टेंस में कमी कितनी हो जाती है, 4 ओम की कमी हो जाती है। तो जब इसका प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 104 ओम था, अभी 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम की कमी हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 100 ओम हो जाएगा। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 16 ओम था। अब हमें पता है कि जब इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर इसके प्रतिरोध में भी वृद्धि 4 ओम की हो, ये 4 ओम घट गया था, इसके प्रतिरोध में भी अगर 4 ओम की ही वृद्धि हो तो इसका रेजिस्टेंस अब 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो अगर हम पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर कुल प्रतिरोध की बात करें तो वो 120 ओम था, 104 और 16 जोड़कर 120 ओम था, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और 10 डिग्री सेल्सियस की जब हमने बात की तो 10 डिग्री सेल्सियस पर भी ये हमारा 100 ओम और 20 ओम जुड़ करके कितना हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन और लोहा जो है इसका अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ, बट अगर हम पूरे तंतु की बात करें, संयुक्त तंतु की बात करें, तो उसका प्रतिरोध चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी हमें यहाँ पर कंडीशन मिल जाती है कि अगर जो कार्बन का घटा हुआ प्रतिरोध है उसका परिमाण लोहे के बढ़े हुए प्रतिरोध के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस संयुक्त तंतु का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर बदल जाने के बाद भी चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, RT इज इक्वल R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा हमारा RT इक्वल R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी। अब हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी जो कंडक्टर है इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, R0 मानते हैं, और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा, और इसमें जो टेम्परेचर में चेंज होता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी से। और RT क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि पहले जो इसका R0 था वो और इसमें कितनी वृद्धि हुई है वो टोटल होता है हमारा RT। R0 क्या है, पहले वाला टेम्परेचर, जो पहले है टेम्परेचर वो तो रहेगा ही, और वृद्धि की बात करें तो इतनी वृद्धि होती है, R0 अल्फा
डेल्टा टी की वृद्धि हो जाती है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाता है आर जीरो प्लस, यानी जितना पहले था प्लस जो भी वृद्धि हुई है। तो हमको इस क्वेश्चन में जो कंडीशन मिली है वो ये मिली है कि कार्बन का और लोहे का जो वृद्धि है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कार्बन और लोहे के रेजिस्टेंस में जो वृद्धि है उसका परिमाण हमको बराबर करना है। कंडीशन हमारी हो जाएगी कार्बन के प्रतिरोध में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि। अब अगर हम प्रतिरोध में वृद्धि के फॉर्मूले से यानी आर जीरो अल्फा डेल्टा टी से कार्बन के प्रतिरोध में वृद्धि की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा आर जीरो अल्फा ऑफ कार्बन डेल्टा टी। मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर में वृद्धि है, टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है, डेल्टा टी, इक्वल कितना हो जाएगा, लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि। अब लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि जो है, मान लेते हैं कि लोहे का जो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रहा होगा वो कितना है, आर जीरो डैश है, जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अल्फा किसके लिए, लोहे के लिए, तो इसको अल्फा एफ ई लिख लेते हैं या अल्फा आई लिख देते हैं आयरन के लिए, और डेल्टा टी हो जाएगा हमारा। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि ये संयुक्त हैं और इसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो दोनों का एक साथ बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा टी दोनों के लिए सेम होगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। तो आर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कार्बन के लिए जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू है हमारी 104 ओम, तो 104 ओम यहाँ रख देंगे। अल्फा सी कार्बन के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो माइनस का 0.0003 पर डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0003 इक्वल आर जीरो डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर जीरो डैश की वैल्यू हमको चाहिए निकालनी है, इसलिए इसको इसी तरह लिखे रहेंगे आर जीरो डैश अल्फा आई। अब अल्फा आई हमारा क्या हो जाएगा, यानी लोहे का जो प्रतिरोध ताप गुणांक दिया गया है उसको रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.0052। यहाँ से आ जाएगा आर जीरो डैश इक्वल 104 इंटू 0.0003 अपॉन में आ जाएगा 0.0052। पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो 52 टू जा हो जाएगा 104, दो बार में कैंसिल हो जाएगा। आर जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 इक्वल में कितना, 6 ओम। आर जीरो डैश की वैल्यू हमारी आ गई 6 ओम। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहे का प्रतिरोध होना चाहिए वो रियल में कितना होना चाहिए, 6 ओम के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अल्फ़ा जो कार्बन का था वो माइनस में दिया गया था और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस में ली है, तो हमको केवल इनके परिमाण कंपेयर करके आर जीरो डैश की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर माइनस का कोई विशेष मतलब नहीं है। और ये जो कार्बन है, कार्बन का जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको प्रतिरोध दिया गया था वो कितना था, 104 ओम। अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुल प्रतिरोध है, यानी कुल प्रतिरोध अभी कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। क्या ये टेम्परेचर को बदलने पर बदलता है या नहीं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर मान लीजिए डेल्टा टी की वैल्यू इसके लिए हमने क्या ले ली, 10 डिग्री सेल्सियस ले ली। तो हम चेक कर लेते हैं कि कार्बन के प्रतिरोध में कितनी कमी आएगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर जीरो अल्फा डेल्टा टी से हम अगर लगाएं तो आर जीरो इसका कितना है, 104 है। अल्फा की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, कार्बन के लिए हमारी दी गई है 0.0003 और इनटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.312। कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव है तो इसमें कमी आएगी, इतने प्रतिरोध की कमी हो जाएगी। इसमें देखते हैं अगर लोहे में, तो लोहे में क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आर जीरो अल्फा डेल्टा टी से, तो इसके प्रतिरोध में अगर हम वृद्धि निकालें तो ये हमारी हो जाएगी 6 गुणे अल्फा की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0.0052 और इनटू में डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 0.312 ओम। इतना क्या हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है। तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि जो लोहे का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0.312 बढ़ गया और इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0.312 कम हो गया। तो इसका मतलब कुल इसके प्रतिरोध में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।